आज हम फिर मुलाकात कर रहे हैं कानून विशेषज्ञ रविंद्र कुमार जी से, जो देश में लेटेस्ट हालात बने हैं, जो लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर आंदोलन करने को मजबूर, और यहां की तानाशाह पुलिस निहत्थे डॉक्टरों के ऊपर दंगा भड़काने की एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं और सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, पुलिस का रवैया किस प्रकार है और क्यों है? जो हिंदुस्तान की पुलिस है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो पुलिस बनाई गई थी उस कानून के तहत चलती है। और जो हिंदुस्तान में पुलिस एक्ट है उसका जो निर्माण है 18वीं शताब्दी में हुआ था। और आप देखिए कि पुलिस की कार्यप्रणाली जब से लेकर आज तक नहीं बदली है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में थे तब हम हिंदुस्तान में नागरिक नहीं थे, वो राजा थे, हम उनके गुलाम थे। और इसलिए कहा जाता था कि हम लोग जो है सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब गुलाम हैं। और जब देश आज़ाद हुआ तो हम सिटीज़न बन गए। और पहला जो वाक्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है, वो यहाँ से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी हमने अपने आप को एक संविधान दिया और उस संविधान में हम राजा हैं। लेकिन जो पुलिस है वो समझिए अंग्रेज़ों के ज़माने में 1870 का जो पुलिस एक्ट है उसको ही मानती है। और वो मानती है कि हुक्म जो है, जो अफसर देता है वो मानना है। और जो ये सामने जितने नागरिक हैं ये नागरिक नहीं है, गुलाम हैं। तो गुलामों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? जानवरों की तरह, लाठी डंडे गोली की आवाज़ से। आप दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में चले जाएं, वहाँ पर आंदोलन सब जगह होते हैं। अमेरिका में भी होता है, आप देखेंगे इंग्लैंड में भी होता है, सिंगापुर में भी चल रहा था थोड़े दिन पहले, और हमने देखा कि और देशों में भी होता है। लेकिन वहाँ की पुलिस के हाथ में डंडा नहीं होता। डंडा हमारे यहाँ की पुलिस के हाथ में होता है। बांग्लादेश की पुलिस के हाथ में भी डंडा नहीं मिलेगा आपको, नेपाल की पुलिस के हाथ में भी नहीं मिलेगा। तो जब डंडा है तो डंडे का मतलब यह है कि अगर मेरे पास डंडा आ जाएगा तो उसका तो मैं इस्तेमाल करूँगा। और पुलिस को हमने जो है एक तरह से वहशी फोर्स में बदल रखा है। वो ये नहीं देखती कि सामने वाले हम किस लोगों को पीट रहे हैं। आप डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले 30,000 कोर्ट में वकीलों की ऐसी पिटाई हुई। ये तो जज और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते? एक दिन ये करके देख लें, दिल्ली पुलिस के जवान उनकी जो है चमड़ी उधेड़ देंगे। तो आप समझिए पुलिस का काम है लोगों को पीटना, और जिसका मकसद ही है पीटना तो वो डॉक्टरों को पीटेंगे। अब आप कह रहे हैं कोरोना वॉरियर है, तो कोरोना वॉरियर कौन है? जिनको मोदी जी कहते हैं कोरोना वॉरियर है। पहले मोदी जी ने कहा कि भाई इन कोरोना वॉरियर की हौसला अफजाई के लिए आप जो है बर्तन बजाओ। तो लोगों ने आप देखा घंटे घड़ियाल बर्तन पराते पता नहीं क्या क्या बजा डाली। फिर मोदी जी ने कहा इनके सम्मान में जो है दिए जलाओ। तो लोगों ने दिए जला दिए, आतिशबाजी कर दी, पूरे देश में एक तरह से दिवाली बन गई। फिर मोदी जी ने कहा कि इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जो है फूल बरसाओ। तो हमने सबने देखा कि भारत की एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से सब जगह उन पर फूल बरसा दिए। फिर मोदी जी ने कहा डॉक्टर जो है बड़े बदमाश हैं, इनको कुटाई कर दो। तो हमने उनकी कुटाई कर दी। तो इसमें डॉक्टरों को मैं समझता हूँ कि कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पिटना सबके भाग्य में है। जो सड़क पे उतरेगा वो पिटेगा। आपने देखा होगा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो छात्रों और पुलिस का हमेशा झगड़ा होता था, और पुलिस जो है छात्रों की कुटाई करती थी, छात्र फिर पुलिस की कुटाई करते थे। आपने देखा किसान आए तो पहले किसानों की भी पिटाई हुई। दिल्ली में जो लाल किले पे हम कहते हैं कि 26 जनवरी का जो एक तरह से हुड़दंग हुआ वो दिल्ली पुलिस ने ही आयोजित किया, वहाँ पे भी लाठियाँ चली। और अब जो है डॉक्टरों पे लाठियाँ चली हैं। तो लाठी चलना जो है एक तरह से हिंदुस्तान में इस बात का प्रतीक है कि सरकार अपनी जगह कायम है। और जो डॉक्टरों को पीटा है उन पर उन्होंने दंगा की भाषा लगा दी, उन पर यूएपीए लगा दिया। तो हिंदुस्तान में यूएपीए समझिए, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार की मुर्दाबाद बोलेगा उस पर यूएपीए लगेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, सर्जन हो, वकील हो, या किसान हो, या महिलाएं हो। नॉर्थ ईस्ट पे आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है पहले लोगों को मार दिया, और मारने के बाद नागालैंड में उनको मार के उनके कपड़े बदल दिए। 13, 14, 15 लोग मर गए।
और उसके बाद देखते हैं, अभी तक वहीं का वहीं है कि जांच करवा रहे हैं। तो सरकार जो है हर बात में पहला उनका कार्य यही होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ की जो डीसीपी है, महिला हैं, उन्होंने कहा कोई डॉक्टरों पे हमने लाठीचार्ज नहीं किया। तो पहले ही हर चीज़ से हाथ झाड़ लिए। फिर उसके बाद कहा ये दंगा कर रहे थे, 2,500 डॉक्टरों को जो है अरेस्ट करके जो है सरोजिनी नगर थाने में बंद कर दिया। तो आप समझिए देश में पूरी तरह तानाशाही है। और ये डॉक्टरों को अगर गलतफहमी है कि कोरोना वॉरियर्स बनने के बाद आपको सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, तो समझ लीजिए कि आपको सम्मान और इज्जत जो है एक दिन मिलेगी। जैसे दूल्हा होता है ना, एक दिन का दूल्हा होता है, सब कहेंगे जी कंवर जी है, उसकी आरती उतारेंगे। बाद में आप कई बार देखेंगे उसको कहेंगे 10 साल बाद आएगा कि जा भाई जरा सब्जी ले आ, या उस पर जो है केस बना देते हैं कि लड़की वाले। तो एक तरह से हिंदुस्तान की मानसिकता जो है वो आज भी औपनिवेशिक है, और इसीलिए आप अपने हक के लिए बिना पिटे लड़ नहीं सकते। रविंद्र जी, 2-3 बातें आपकी बात से आई। पुलिस एक्ट, पुलिस एक्ट कई तरह के हैं। दिल्ली पुलिस का एक्ट अलग है, मुंबई पुलिस का एक्ट अलग है, गुजरात पुलिस का एक्ट अलग है। अब तो छोटे छोटे शहरों में फरीदाबाद का पुलिस एक्ट अलग है। भाई भारत एक है, ये तरह तरह की भाषाएं, और फिर ये परिभाषाएं कि पुलिस वाले सब कुछ हैं। अगर पुलिस वाले हम सब कुछ हैं तो फिर हम काहे के नागरिक हैं? मैंने आपको पहले शुरू में यही बात कही कि पुलिस हमें नागरिक नहीं मानती, प्रशासन हमें नागरिक नहीं मानता। जो नेता दिल्ली में बैठे हैं या राजधानियों में बैठे हैं विभिन्न राज्यों की, वो वहाँ की जनता को नागरिक नहीं मानते। वो इन्हें मानते हैं मूर्ख है, एक दिन इनका काम है हमें वोट देना, और उसके बाद इनका काम है कि ये 1829 दिन जो है हमारे गुलाम बन के रहें। तो एक दिन के आप राजा हैं, वोट देने वाले दिन। और आजकल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, जब से ईवीएम आ गई है, आप वोट दो ना दो आपका वोट जो है काउंट हो जाएगा। और अब तो मोदी जी ने जो है चुनाव आयोग की जो इलेक्शन लॉ है उनमें ही चेंज कर दिया है। अब तो ये कर दिया है कि हस्बैंड का वोट जो बीवी दे सकती है और बीवी का वोट पति दे सकता है। तो ट्रांसफरेबल वोट बना दिया है। तो ये जो गलतफहमी बहुत सारे लोगों को रहती है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम नागरिक हैं, उनकी ये गलतफहमी को धीरे धीरे हर समय पुलिस और प्रशासन दूर करता रहता है। तो ये जो कुटाई है, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जीवित प्रशासन का उदाहरण है कि लोग कुटते हैं, फिर वो याद करते हैं हाय राम, यहाँ डॉक्टर के लगी या मजदूर के लगी या किसान के लगी। तो एक तरह से आप समझिए कि आप जो है जो हमने व्यवस्था देश में पिछले सालों में 74 सालों में बनाई है, वो व्यवस्था हमने सुधारी नहीं है, ना अपनी मानसिकता सुधारी है, उसकी वजह से ही हो रहा है। रविंद्र जी, आप कानून के विशेषज्ञ हैं। जो प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर, किसी के हाथ में डंडा तो क्या, डंडी भी नहीं थी, पिन भी नहीं था चुभाने के लिए। और सारे वीडियोस हमारे चैनल के समेत बाकी जगह भी आए, दिखाया, लोगों ने देखा। लेकिन पुलिस का बयान आज आया है कि साहब हमने दंगे की धारा लगाकर एफआईआर कर दी, जब उनके पास दंगा करने के लायक कुछ सामान ही नहीं था। मतलब वही कि ट्रायल होगा 10-20 साल, उसके बाद में बरी होंगे। क्या देश ऐसे ही चलता रहेगा? और अदालतें क्या इसी एक्ट को, इसी भाषा को, इसी कानून को लेकर के ढोती रहेंगी? तब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा सीमित ताकतें देता है। सारे कानून इस समय, कोई कानून हिंदुस्तान में इस समय उपस्थित नहीं है सिवाय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के। और उसी के साथ जो है उसमें लगा हुआ है कि 2 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी एक दूसरे के बीच में, आपको अपने पर जो है मास्क लगाना पड़ेगा। उसमें यह है कि आप 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दफ़ा 144 लगातार दिल्ली में लगी रहती है, अभी तक हटाई नहीं गई है। तो ऐसी हालत में अगर 4 आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं तो वो दंगाई की श्रेणी में आता है, क्योंकि कानून इतना सख्त अभी लागू है। जो कि लोगों को कानून के बारे में नहीं पता होता। पुलिस कहती है, दिल्ली पुलिस कहती है कि आप हमसे अनुमति लोगे तो आप जो है जंतर मंतर पे या पार्लियामेंट स्ट्रीट पे या कहीं पे भी डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके लिए अब आपको शायद पता नहीं, अगर आप डेमोस्ट्रेशन करने जाएं तो एक लंबी चौड़ी क्वेश्चनर होती है जिसमें आपको कम से कम 40 तरह की जो है पुलिस को अश्योरेंस देनी होती है
कि हम दंगा नहीं करेंगे, इतने बजे इकट्ठे होंगे, इतने बजे चले जाएंगे, यहाँ स्टेज होगा, यहाँ ये होगा। यानी कि समझिए जो लोकतांत्रिक तरीके से जो स्वयं स्फूर्त जो हम पहले डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, उसकी परंपरा खत्म कर दी है। अब परंपरा ये है कि आप जो है अगर किसी हॉल में भी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहें, विरोध प्रदर्शन करना चाहें, उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का ये कहना कि हम जो है दंगा की इन पे जो है धारा लगा रहे हैं, यूएपीए लगा रहे हैं। अगर आप जो है 4 लोग कहें कि सड़क पे मूतते हुए भी मिल जाएंगे तो उन पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग सकता है, उन पे भी जो है ये यूएपीए लग सकता है। तो कानूनों की स्थिति लोगों को अभी पता नहीं है। जो जो उसका स्वाद चखता रहता है उसे पता चलता रहता है कानून कितने खतरनाक और गलत तरीके से बनाए गए और गलत तरीके से लागू किए गए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने असीमित ताकतें भारत के एक नौकर को, होम सेक्रेटरी को सारी ताकतें दे दी। और जो लोग वोट क्लब पे रैली ना किए जाने के विरोध में नारे लगा रहे थे, जिन पे पानी की बौछार पड़ी थी, उसी दल के नेता आज विस्टा, सेंट्रल विस्टा के तहत वोट क्लब को तहस ही कर दिया। और आज पुलिस का राज एक तरह से चल रहा है। क्या कब तक रहेगा ये राज, या देश के नागरिक जागेंगे और इस राज के खिलाफ बगावत करेंगे? देखिए, जब तक सब लोग ये नहीं समझेंगे हम नागरिक हैं, हमारे अधिकार हैं, असली राजा हम हैं। लोगों को 5 साल ये सिखाया जाता है कि तुम गुलाम हो, हम तुम्हें रोटी देते हैं, हम तुम्हें राशन देते हैं, हम तुम्हें नमक देते हैं, हम तुम्हें तेल देते हैं, इससे तुम जिंदा हो, हम तुम्हें मुफ्त की वैक्सीन लगाते हैं, इससे तुम जिंदा हो। लोगों को ये नहीं पता कि हम असली राजा हैं। हमारे टैक्स से सरकार चलती है। मोदी के घर का चूल्हा जब तक चलेगा, उसकी गाड़ी में जब तक पेट्रोल जलेगा, जब तक कि लोग जो है टैक्स देंगे। तो टैक्स देने वाले हम राजा हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हम राजा हैं। हम समझते हैं हम भिखारी हैं। हमें जो है मोदी और योगी या और जो लोग हैं उनकी दया पे हम जिंदा हैं। तो जब तक आपको अपने हक के बारे में जागरूकता नहीं होगी, तब तक आप जो है देश के राजा नहीं बनेंगे, तब तक आप नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक आपके साथ इस तरह का शोषण अत्याचार पुलिस करती रहेगी। आप समझिए किसी भी पुलिस वाले का काम क्या है? 2 काम है, लोगों को धमकाना और उनसे उगाही करना। हर पुलिस वाला लोगों से पैसे उगाता है, और ये उगाही जो है हर पुलिस का आदमी नहीं करता, सरकारी हर डिपार्टमेंट करता है। ईडी वाले करते हैं, सीबीआई वाले करते हैं, इनकम टैक्स वाले करते हैं, डीआरआई वाले करते हैं, सीबीडीटी वाले करते हैं। हर डिपार्टमेंट लोगों से पैसे वसूलता है। तो आप समझ लीजिए सारे देश में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की वजह यह है कि वो लोगों को डरा कर रखते हैं। अगर आप डरेंगे तभी तो आप उनको पैसे देंगे। तो इसलिए डर जो है उनके लिए एक हाथ में जो है कुंजी है, जिससे वो लोगों का भय दोहन करते हैं। और यही कारण जो है पुलिस जो है एक अत्याचारी और आतताई बनी रहती है। कोई भी पुलिस वाला आदमी की तरह आपसे बात नहीं करता। वो मानता है कि आप दंगाई हो, आपको बंद करना उसका हक है। और लोग समझते हैं कि ये हमारे ऊपर जो है जो दंगा कर रहा है, जो हम पे पूरी तरह से अत्याचार कर रहा है, ये इसका हक है। तो जब तक ये नहीं सोच आएगा तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपने भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाकर, नारे लगाने वालों की भीड़ में शामिल रहे एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए। और उनकी सरकार भ्रष्टाचारों के आरोपों से उनकी पार्टी के लोग भी बचे नहीं, सरकार भी बची नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मैं नहीं कहूँगा इस बारे में। ये तो वो जो आप सड़क पे निकल आओ, किसी भी रेडी वाले से पूछो भाई पैसे देता है, क्या दूंगा देता हूँ। किसी भी आदमी ने जो दुकान से आगे पटरी लगा रखी उससे पूछो पैसे देता है, कहता देता हूँ। किसी भी ऑटो वाले से पूछो पैसे देता है, वो कहकर देता हूँ। तो ये पैसे तो हर आदमी दे रहा है और हर आदमी से वसूले जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ है? अगर हम कहें कि अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, तो केजरीवाल के आने के बाद अगर पहले 50 रुपये दिए जाते थे तो 500 रुपये लिए जाते। तो 10 गुना जो है रिश्वत बढ़ गई है पिछले 7 सालों में केजरीवाल के आने के बाद। तो ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है। जिस दिन लोग कहेंगे हाँ जी हमने 1 महीने तक किसी आदमी को, पुलिस वाले को या एमसीडी वाले को या सरकारी कर्मचारी को रिश्वत नहीं दी, तब आप माना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल के राज में भ्रष्टाचार शीला दीक्षित के राज से 10 गुना ज़्यादा हो गया है, उसकी उगाही 10 गुना ज़्यादा हो गई है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जो है हर सरकार में चल रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार है और दूसरी तरफ लगातार बेरोजगारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी
हद से ज्यादा बढ़ रही है और ऊपर से तीसरी वेव कोरोना की आ गई। डॉक्टर हड़ताल पे हैं, बेरोजगारी सर पर है। आप क्या देखते हैं, आने वाला भविष्य क्या है? आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है। जो बेरोजगार लोग हैं, आप देखिए जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से जो है 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। इस समय बेरोजगार लोगों की संख्या जो है 25 करोड़ रुपए लोगों से ज़्यादा है। और 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम ये मानते हैं कि गरीब हैं, उनको हम राशन देते हैं, 5 किलो आटा देते हैं या 5 किलो गेहूँ देते हैं, चावल देते हैं। तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए से नहीं, क्योंकि उन पर कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो कमाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब आदमी कमा नहीं रहा, खा नहीं रहा, भूखमंगरी यानी जलालत की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं और एक तरह से गुर्बत में रह रहे हैं, तो ऐसी हालत में आप देखिए कि ये समय और ख़राब होगा। क्योंकि जब भी आप लॉकडाउन लगाते हैं तो बेचारा गरीब आदमी जो अपनी पूंजी कहीं से बेचारे इकट्ठी करता है, कोई चीज़ गिरवी रखकर, कोई चीज़ बेचकर, वो सारा सामान इकट्ठा करता है और पता चलता है कि लॉकडाउन लग गया, वो उसका पैसा फिर बर्बाद हो जाता है। तो एक तरह से लोगों का तीसरी बार अब दिवाला निकलेगा। पहली कोरोना की लहर में पहली बार दिवाला निकला, दूसरी कोरोना की लहर में दूसरी बार निकला, और अब ये तीसरी लहर आ रही है तो तीसरी बार दिवाला निकलेगा। और 3 बार अगर किसी गरीब का आदमी का दिवाला निकल जाए तो आप समझिए वो आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका कोई भविष्य जो है अब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिंद्र जी, बहुत एनलाइटन करने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।